रिजर्व कर दी जाएं तो 1585 में से 491 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती, मुस्लिम लीग के 429 सदस्य जीते और 492 में से 429 निकाल दें, बाकी कांग्रेस पार्टी के मुसलमान जीते। उस इलेक्शन ने इस देश के रहने वाले मुसलमानों के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया कि मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन तो पास कर दिया है, लेकिन वोट की ताकत से पाकिस्तान नहीं मिलेगा। मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है और वो कैबिनेट मिशन प्लान आते ही पिताजी के कान में बता देता है, क्योंकि 1940 झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अब क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने 1946 में क्लियर कर दिया था कि हम सत्ता का हस्तांतरण नेहरू को सौंपेंगे, तो आनन फानन में कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था। अब क्योंकि अध्यक्ष चुना जाना था तो चुनाव होना था, लेकिन यह तथ्य शायद किसी भाषण में नहीं मिलेगा। ताज्जुब की बात है, और वो महान कांग्रेसी जिनका नाम मुझे पता नहीं है, मैं हर मन से कहता हूं जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी ताकत है, जितना मेरे पास समय है, मैं ढूंढ रहा हूं। जिस दिन भी उनके नाम मिल गए पूरे सम्मान के साथ भरी सभा में लूंगा। आप उन कांग्रेसी तो थे, लेकिन वो कितने बहादुर थे। आज की कांग्रेस नहीं जो आलू से सोना बना रही है। ये मैथमेटिक्स यही बता सकते हैं। उस वक्त की कांग्रेस पार्टी में लोग थे, बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, लेकिन बापू उनको नहीं बताना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनने के लिए उम्मीदवार जब कांग्रेस ने भेजे तो आपको ताज्जुब होगा, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार तक नहीं बनाया। उसमें पट्टाभी सीतारमन थे, उसमें सरदार पटेल थे और उनसे भी बहादुर। लेकिन गांधी जी ने नेहरू को उम्मीदवार न बनाने पर कांग्रेस के अंदर कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है। जो बात दबी छुकी थी वो सार्वजनिक कर दी। लेकिन उनसे भी महान कांग्रेसी थे। गांधी जी के दबाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। साथ में सरदार पटेल पहले से थे, पट्टाभी सीतारमन थे, लेकिन जिन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया उनसे भी बड़े कांग्रेसी थे। 15 प्रांतीय असेंबलियों से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जो बंद डिब्बे में वोटिंग आई, आज की जनरेशन ये समझती है, जो बेचारे आज की हमारी मैगी जनरेशन है, उनको लगता है कि ये जो ईवीएम हैक हो गई, वो बेचारे 2024 में समझ रहे हैं ईवीएम हैक हो गई। बापू ने 1946 में ईवीएम हैक कर दी थी। जब उनका नाम नहीं आया
तो उन्होंने नाम डलवाया और 15 प्रांतीय असेंबलियों ने जब वोट भेजे, जिस डिब्बे में भेजे, जिस बक्से में भेजे, तो गांधी जी ने अपने सबसे नजदीकी, सबसे भरोसेमंद, जो ये समझते थे कि ये मेरा सबसे प्यारा है, तो मेरी बात सुनेगा, ऐसे लोगों को सल्यूट करना चाहिए कि उस आदमी ने जब समय आया तो ना गांधी से अपनी नजदीकियां, गांधी का सम्मान उसने एक जगह रखा और तथ्य के तहत खड़े होकर के सच बोला। उस आदमी को उन्होंने ऑब्जर्वर बनाया। 15 प्रांतीय असेंबलियों के जब वोट की पेटी खुली तो एक वोट पत्ताभी सीतारमन को मिला, 2 वोट उस वक्त भी ऐसे महान लोग थे नोटा में चले गए, और बचे हुए 15 में से 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन गांधी जी ने अपने कद का इस्तेमाल किया, असर्ट किया, क्योंकि मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान ने पहले ही बता दिया था कि इनके अलावा हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए। तो जो आदमी अपनी पार्टी के अंदर अध्यक्ष बनने के लिए कैंडिडेट ना बना हो, जो आदमी अपनी पार्टी के अंदर कैंडिडेट झूठ से बना हो, फिर उसे झूठ से जिताया गया हो, वो आदमी ने 2 सितंबर 1946 को अंग्रेज अफसर लॉर्ड वॉविल द्वारा शपथ दिलाई और भारत में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय, द लास्ट वॉइसरॉय फॉर ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत के, तथाकथित आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। जिस देश की नींव में इतना बड़ा घोटाला हो, उनके वंशज ऐसे ही पैदा होते हैं। एक आई हैं, अभी अभी नई नई आई हैं, भाई के साथ काफी कैंपेन कर रही हैं। हर आदमी की अपनी यूएसपी होती है। भाई ने अपनी यूएसपी बता दी है, आलू बेच रहा है। बहन ने भी एक यूएसपी बताने की कोशिश की। उनको लगा कि भारत के लोग अभी भी 1947 में खड़े हैं। जब वो बोलने उतरी पहली बार राजनीति में, तो एक नरेटिव चलाया गया, इनकी नाक इंदिरा से मिलती है, ये जो चलती हैं ये नेहरू जी की तरह चलती हैं। मतलब उनके बाल नानी से मिलते हैं, नाक नानी से मिलती है, चाल नेहरू से मिलती है। फिरोज गांधी का भी कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, कि एक तरफा ही है? लेकिन चल रहा है। और हम इतने भावुक लोग हैं कि एक प्रधानमंत्री की बम धमाके में मौत हो गई। इसलिए जहां भावुक होना है भारतीय समाज को, वहां भावुक नहीं होता है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां हो जाता है। भावनाएं और भावुकता घर के लिए बनाई गई है। भावनाओं को से चलाना है तो घर चलता है, राष्ट्र भावनाओं से नहीं चलता है। एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, उस हत्या की डिटेल में नहीं जाना चाहता। दुखद है, क्योंकि वो भारत का प्रधानमंत्री था, इसलिए दुखद है। यहां तक तो ठीक है, उनके प्रति सारा सम्मान है, उनके प्रति सारी संवेदनाएं हैं, इस पे कोई डिबेट नहीं है। डिबेट इस बात पर है, भारत के लोगों ने यकायक ऐसी पीड़ा हुई, बाप रे बाप। इंदिरा गांधी की हत्या, सॉरी राजीव की नहीं, इंदिरा गांधी की हत्या पर यह देश इतना व्यथित हो गया, इतना व्यथित हो गया। जो लोग अपनी बेटी की शादी करने से पहले 1000 किस्म के गोत्र ढूंढते हैं, परिवारों के दुनिया का सारा गोत्र निकलवा देते हैं, जिन्हें क्या क्या मिलवाते हैं, उन लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या से भावुक होकर के हवाई जहाज उड़ाने वाले को उस वक्त के कमेंट पढ़िए, उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट पढ़िए, भावनाओं में बह करके हमारी मां बहन कहती थी, देखो बेचारा कितना सुंदर सा है,
देखो इसकी मां को मार दिया है। इस देश ने उस आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। हम भावनाओं में बहते हैं। फिर एक दिन उनकी हत्या हो गई, कुछ तमिल टाइगर्स के लोगों ने हत्या कर दी, तो वही भावना फिर उपजी, और जो 232 और 272 बोलती थी उनको ही प्रधानमंत्री बनाने पे आमदा हो गए आप। ये तो बड़ा ऊपर वाले का कर्म है कि वो नहीं बनी। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इस देश का एक वर्ग अब उस